हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक। आई एम शिव ठाकुर और आज हम डिस्कस करने वाले इंटीग्रेशन के बारे में। इंटीग्रेशन से कुछ रिलेटेड टॉपिक्स जिसके बारे में आज हम डिस्कस करने वाले वो कुछ इस तरह से है। मीनिंग ऑफ वर्ड इंटीग्रेशन, नीड ऑफ इंटीग्रेशन, डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, व्हाट इज इंटीग्रेशन, एक्सप्लेनेशन इन डिटेल, व्हाई इंटीग्रेशन कॉल्ड एज एन एंटी डेरिवेटिव और द रिलेशन बिटवीन इंटीग्रेशन एंड डेरिवेटिव। इन सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। इंटीग्रेशन जो वर्ड है इसका मतलब होता है सम्मेशन, कलेक्शन, एडिशन। मतलब किसी भी चीज को कलेक्ट करना, सम्मेशन करना, मतलब ही होता है इंटीग्रेशन। तो अभी किस चीज का सम्मेशन करना है, किस चीज के एडिशन करना है, ये हम देखेंगे। ओके, इससे पहले तो हम देख लेते हैं कि इंटीग्रेशन की जरूरत क्या पड़ी। ओके, इंटीग्रेशन का जो नीड है, नीड ऑफ इंटीग्रेशन, हमने कहा है कि इंटीग्रेशन को हमें क्यों लाना पड़ा। विदाउट इंटीग्रेशन भी हम अच्छे जी रहे थे, सब कुछ लाइफ चल रहा था, लेकिन इंटीग्रेशन की जरूरत कहां पे पड़ी। तो एक छोटे से एग्जांपल से देखेंगे कि इंटीग्रेशन का जरूरत क्या पड़ा। अगर हम रियल लाइफ एग्जांपल देखेंगे तो हमें पता है कि अगर हम किसी चीज को, जैसे हम अगर आज के जमाने में कोई, अगर मैं आपको एग्जांपल दे दूं एंड्रॉइड रिलेटेड, कि जैसे अगर आपके पास मोबाइल है और मोबाइल में आप कोई फाइल डाउनलोड कर रहे हो, ओके, मूवी हो सकता है या कुछ और डाउनलोड कर रहे हो, तो वहां पे क्या होता है कि जब आप किसी चीज को डाउनलोड करते हो तो वहां पे आप डेटा डाउनलोड करते हो, और जो डेटा डाउनलोड करते हो वहां पे समथिंग डेटा जो है, आपने अगर कभी देखा होगा, ऑब्जर्व किया होगा, तो उस डेटा का जो स्पीड होता है, स्पीड ऑफ डेटा, ओके, जो भी आपका केबी पर सेकंड, ओके, एमबी पर सेकंड, इस तरह से कुछ स्पीड होता है। ओके, तो अभी स्पीड जैसे जैसे इंक्रीज डिक्रीज होते रहता है। अगर मान लो कोई आपको कुछ क्वेश्चन पूछ ले कि आफ्टर 1 मिनट, आफ्टर 2 मिनट आपने कितना डेटा डाउनलोड कर लिया, तो आप वहां से जो भी डेटा देखते हो और आंसर देते हो। लेकिन अगर इसको देखा जाए तो ये जो क्वेश्चन है, इसका जो सॉल्यूशन है या जो आंसर है, इतना इजी नहीं है। अगर हम देखते हैं तो जो डेटा डाउनलोड हो रहा है, ये हर सेकंड में इसका स्पीड जो है ये अलग अलग हो रहा है। मतलब ये क्या आ रहा है, अगर हम इसको ग्राफिकली डाउनलोड करने की बात करें, जैसे कि मान लो आपका ये एक्स एक्सिस मींस टाइम यहाँ पे वैरी हो रहा है, और यहाँ पे अगर हम देखेंगे तो इसका डाउनलोड स्पीड है, ठीक है, वाई एक्सिस पे। तो जैसे जैसे स्पीड जो है डेटा का कम ज्यादा टाइम पे डिपेंड है, टाइम जैसे जैसे इंक्रीज हो रहा है तो स्पीड जो है उसका कम ज्यादा हो रहा है। मतलब ये कुछ इस तरह से हमें इसका एक ग्राफ मिलेगा। ओके, जो भी डाउनलोड स्पीड है ये कम ज्यादा होता है। तो यहाँ पे अगर हम टाइम रिलेटेड देखें, टाइम इंक्रीज हो रहा है तो उस तरह से आपका स्पीड जो है डाउनलोड कम ज्यादा हो रहा है। तो यहाँ पे कर्व शेप जो है रीजन फॉर्म हो रहा है। तो हमें तो करना है कि टोटल जो आपका टाइम है, टाइम जैसे मान लो यहाँ पे 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट, अगर 3 मिनट में कोई पूछ लिया आपको कि आपने कितना डेटा कलेक्ट कर लिया, तो आपको ये हर एक मिनट का, सभी जो हर एक सेकंड में डाउनलोड किया हुआ डेटा है, इन सभी डेटा को कलेक्ट करना पड़ेगा। सभी डेटा की जो भी है पर सेकंड में जितना हमने डेटा लिया है, सभी ईच एंड एवरी पॉइंट का सभी डेटा हमें यहाँ पे कलेक्ट करना पड़ेगा, और यहाँ पे एडिशन करके हमें 3 मिनट का डेटा देना पड़ेगा। तो इस टाइप में हो क्या रहा है कि अगर मान लो यही एग्जांपल मैं आपको थोड़ा सिंपल बता दूं, कि अगर आपके पास यही स्पीड अगर कांस्टेंट स्पीड है और आपके पास 3 मिनट में पूछा जाए, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो कि अगर पर मिनट में इतना डेटा है, कांस्टेंट डाउनलोड स्पीड है, तो इतने टाइम में मल्टीप्लाई बाय दिस, आंसर मिल जाएगा। सिंपल क्वेश्चन है। मतलब इस रेक्टेंगल का आपको इन शॉर्ट में आपको एरिया फाइंड आउट करना पड़ेगा अगर डाउनलोड स्पीड आपके पास कांस्टेंट है। बट अगर कांस्टेंट नहीं है तो इस केस में आपके पास कुछ इस तरह से रीजन आएगा, और इस केस में हमें इस डेटा का कलेक्शन करना थोड़ा सा टेडियस हो जाता है, वर्क डिफिकल्ट हो जाता है। तो इस टाइप की जो एग्जांपल्स है, जैसे कि अगर आपको टोटल एरिया मतलब टोटल डाउनलोड सॉरी डेटा फाइंड आउट करना है, तो इसका मतलब आपको इस रीजन को फाइंड आउट करना है, मतलब इस रीजन का एरिया फाइंड आउट करना है। तो इस केस में ये जो दिख रहा है ये कर्व है, मतलब कर्व के अंदर अगर आपको एरिया फाइंड आउट करना है तो कोई स्टैंडर्ड फॉर्मूला आपके पास है नहीं। तो ये जो वर्क है ये थोड़ा सा टीडियस वर्क हो जाता है। तो इस टाइप के जब एग्जांपल आते हैं तो इस टाइप के एग्जांपल सॉल्व करने के लिए हमको इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। मतलब ये क्या है कि हमने नेक्स्ट पॉइंट जो देखा था कि डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रेशन, तो इंटीग्रेशन का डेफिनेशन यही बनता है कि एरिया अंडर द कर्व, कर्व के अंडर का जो भी एरिया है, ये एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें इंटीग्रेशन का यूज होता है। अगर आपको और भी थोड़ा सिंपल में बता दूं, तो जितने भी रेगुलर शेप्स है, मींस शेप्स बाउंडेड इन स्ट्रेट लाइन, कोई भी अगर स्ट्रेट लाइन के बीच अगर हमें एरिया फाइंड आउट करना है किसी भी शेप का अंडर स्ट्रेट लाइन बाउंडेड
रीजन बाउंडेड अंडर स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन के अंदर का जो भी एरिया फाइंड आउट करना है हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। हम यहाँ पे कुछ अलग अलग शेप्स बना सकते हैं जिससे कि हम एरिया फाइंड आउट कर ले। ओके, लेकिन जो कर्व शेप होते हैं, एरिया अंडर द कर्व शेप, तो कर्व शेप का एरिया फाइंड आउट करना डिफिकल्ट टास्क होता है। तो इस टाइप के जब भी एरियाज फाइंड करने की बात आती है तब तब हमें इंटीग्रेशन का यूज करना पड़ता है। तो इस टाइप की जो कर्व है और इसका एरिया फाइंड आउट करना है, मतलब ये हमें क्या करना है, एरिया फाइंड आउट करने के लिए इंटीग्रेशन का यूज करना है। अब इसके बारे में हम डिटेल में स्टडी करेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन में, कि इंटीग्रेशन में क्या हो रहा है एक्चुअल प्रोसेस, किस तरह से हम इन कर्व शेप का मींस एरिया अंडर द कर्व किस तरह से हम फाइंड करते हैं, ये सब कुछ हम डिस्कस करेंगे व्हाट इज इंटीग्रेशन में। तो जैसे हमने कहा है कि इंटीग्रेशन इज एन एरिया अंडर द कर्व, तो कुछ फिगर्स मैंने यहाँ पे ड्रॉ कर लिए जो कि कर्व शेप है। ओके, और हमने कहा है कि इंटीग्रेशन इज एन एरिया अंडर द कर्व। अब यहाँ पे थोड़ा सा गौर कीजिए कि इंटीग्रेशन इज एन एरिया अंडर द कर्व, तो अब हमें इस कर्व शेप का मींस इस कर्व रीजन में हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो क्या किया गया पहले कि जब हमें इंटीग्रेशन करना मतलब इससे किसी बात एरिया फाइंड करना कर्व का, अभी तो इंटीग्रेशन नहीं आया हम समझ के चलते हैं। अब हम देखते हैं कि इस कर्व का एरिया कैसे फाइंड आउट किया जाए। ओके, तो हमने क्या किया कि जब कर्व शेप का एरिया फाइंड आउट करना है तो इस कर्व शेप के लिए फॉर्मूला नहीं है, तो हमने इसे कुछ रेक्टेंगल्स में डिवाइड किया। जैसे कि मान लो हमने यहाँ पे क्या किया कि एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया, ठीक है, और एक रेक्टेंगल ड्रॉ कर लिया। मतलब अगर हमें इस कर्व शेप का एरिया फाइंड आउट करना है तो इस रेक्टेंगल्स का एरिया फाइंड करेंगे और रेक्टेंगल का एरिया फाइंड करने के बाद इस शेडेड रीजन का एरिया फाइंड आउट कर लेंगे, तो हमें मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व। और ये जो रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगल का एरिया फाइंड आउट करना इजी बात है। जैसे कि हम यहाँ पे लेंगे कोई एक फंक्शन, अगर हमने कर्व ड्रॉ किया है तो कर्व किसी फंक्शन का ड्रॉ होगा, मतलब y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स के लिए ड्रॉ होगा। तो जैसे हम यहाँ पे कुछ x की वैल्यूज पुट करेंगे तो उस x के वैल्यूज के लिए आपको यहाँ पे एफ ऑफ एक्स मिलेगा, और एफ ऑफ एक्स मतलब इसका जो भी है हाइट बन जाएगा, जैसे लेंथ बन जाएगा, और यहाँ से आपको विड्थ मिल जाएगा। तो अगर इनका मल्टीप्लीकेशन कर लेंगे तो हमें एरिया मिल जाएगा इस रेक्टेंगल का, तो रेक्टेंगल का एरिया इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पे शेडेड पोर्शन हमारे लिए क्वेश्चन मार्क बन जाएगा। अब ये तो हमने इस तरह से फाइंड आउट किया। तो इसी कर्व शेप को एक और तरीका है कि हम इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट करें। जैसे कि कुछ इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, इनको रेक्टेंगल्स में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहां से हमने इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लिया कर्व शेप को। तो अगेन जब हमने इसको रेक्टेंगल में कन्वर्ट कर लिया, इन दोनों रेक्टेंगल्स का एरिया हमें इजीली मिलता है, लेकिन ये जो है आपका शेडेड रीजन इतना एक्स्ट्रा आ रहा है। ओके, तो ये हमें नहीं चाहिए। तो हमने क्या किया, इस एरिया को, शेडेड रीजन को, शेडेड एरिया को कम करने के लिए नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स की, मतलब इन रेक्टेंगल्स की जो है साइज कम कर दी और इनके नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स हमने पे इंक्रीज कर दी। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे शो कर रहा हूँ। तो यहाँ से क्या हो गया, जो शेडेड रीजन था आपका, जो हमें नहीं चाहिए था, ये फाइंड आउट करने के लिए डिफिकल्ट हो रहा था, तो हमने उसका जो एरिया है वो बहुत कम कर दिया। अब यहाँ पे हमने देखा रहा है, हमें इजीली दिख रहा है कि एरिया बहुत कम हो चुका है। जैसे कि यहाँ पे भी अब वो देखो। ओके, अगर इसी तरह से हम इन रेक्टेंगल्स को इनफाइनाइट मतलब n नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स तक अगर बढ़ा ले तो क्या हो जाएगा, ये जो रीजन है, जो शेडेड रीजन है, ये रीजन एक निग्लिजिबल एरिया बन जाएगा। ओके, और जब ये निग्लिजिबल एरिया बन जाएगा मतलब ये आपको इस कर्व शेप का एरिया मिल जाएगा। तो हमने ये दो रीजन अलग अलग से ड्रॉ करने का मतलब क्या है कि अगर हम इसे एक्चुअली अगर हम देख रहे हैं, जब अंडर द कर्व रेक्टेंगल ड्रॉ कर रहे हैं तो रेक्टेंगल्स जो है, इन सभी रेक्टेंगल्स की एरिया को जब हम सम कर रहे हैं, सभी के रेक्टेंगल्स की एरिया की हम एडिशन कर रहे हैं, तो हमें एरिया अंडर द कर्व मिल रहा है। तो ये जो सम होता है हम इस सम को लोअर सम कहते हैं। ओके, और ये जो है हम अबोव टू बिलो मतलब ऊपर से आ रहे हैं, तो ये जो सम है इसे हम अपर सम कहते हैं। तो ये जो दोनों भी सम है एरियाज की, रेक्टेंगल के एरियाज की जो सम है, अगर ये दोनों भी सम अगर हम इक्वल कर दे या फिर हमें इक्वल मिल जाए, लोअर सम इज इक्वल टू अपर सम, मतलब ही हमें मिल सकता है कि एरिया अंडर द कर्व, हमें एग्जैक्ट एरिया मिलेगा। बिकॉज ये जो है अप्रोच कर रहा है टुवर्ड्स द कर्व, कर्व के करीब 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 आ रहा है, और यहां से ये भी कर्व के करीब जा रहा है, मतलब ये एरिया निग्लिजिबल होता चल रहा है। और इस तरह से अगर ये दोनों भी एरियाज लोअर सम और अपर सम में इक्वल मिल जाए
तब हमें मिल जाएगा एरिया अंडर द कर्व, और वो जो एरिया अंडर द कर्व होता है उसी को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ये जो सम की बात किया तो सम मतलब समेशन, और समेशन वर्ड से ही आपका जो इंटीग्रेशन का सिंबल है वो आ गया है एस। तो अब जो इंटीग्रेशन है हमने कहा है कि इन एरियाज की हमें एडिशन करनी है, तो एरियाज कैसे फाइंड आउट करते हैं, यहां से एक बात और याद रखेंगे कि एरिया कैसे फाइंड आउट करते हैं। अब हमने कहा है कि रेक्टेंगल्स के नंबर को बढ़ा दो, मतलब नंबर ऑफ रेक्टेंगल्स बढ़ जाएंगे तो ऑटोमेटिकली जो विड्थ है ये छोटी 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 होती चली जाएगी। इसका मतलब ही जो है ये बन जाएगा आपका डेल्टा एक्स, वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। ओके, और डेल्टा एक्स के लिए जैसे जैसे स्मॉल चेंज हम यहाँ पे ले रहे हैं, विड्थ जो है डेल्टा एक्स बन जाएगा। और इसके लिए जो है यहाँ पे फंक्शन का जो आउटपुट है, ओके, हर डेल्टा एक्स के लिए मतलब एक्स की हर वैल्यू के लिए हमें यहाँ पे फंक्शन मिलता चला जाएगा एफ ऑफ एक्स। तो हम अगर इनका मल्टीप्लीकेशन कर दे तो हमें हर एक रेक्टेंगल का जो है एरिया मिल जाएगा। तो जैसे कि हम इसको जनरल में जो भी डिनोट करते हैं, जनरल में हम कुछ इस तरह से देखेंगे कि जो एरिया फाइंड करना है मतलब हमें इन सभी रेक्टेंगल्स की एरिया की समेशन करना है। समेशन दैट इज आई इज इक्वल टू 1 to n एफ ऑफ एक्स आई इंटू डेल्टा एक्स। डेल्टा एक्स मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स है, और एफ ऑफ एक्स आई मतलब एक्स की हर डिफरेंट वैल्यूज के लिए मिलने वाला आउटपुट, मतलब एफ ऑफ एक्स जो फंक्शन हमने यहाँ पे यूज किया। अगर ये मल्टीप्लीकेशन करके इन सभी रेक्टेंगल्स की एरिया की सम कर दे तो हमें एरिया अंडर द कर्व मिल रहा है। इसका मतलब ये जो समेशन है यही आपका इंटीग्रेशन है। ओके, और इसी समेशन को हम इस तरह से डिनोट करते हैं दैट इज इंटीग्रेशन। ये बन जाता है आपका एफ ऑफ एक्स और बन जाता है dx। तो इस तरह से आपका इंटीग्रेशन आता है। ओके, और यहाँ पे अगर हम एक बात और कर दे तो सिर्फ एरिया के लिए याद रखने की बात है कि यहाँ से हम एरिया को याद कर लेते कि अगर एरिया हम फाइंड आउट कर रहे हैं मतलब ही क्या कर रहे हैं, एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स इन जनरल। ओके, एरिया हमें यहाँ से मिलता है एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स। एफ ऑफ एक्स मतलब ये जो आपका लेंथ और डेल्टा एक्स मतलब है आपका विड्थ, और इन सभी की हमें करना है समेशन। तो हमें मिल जाता है यहाँ पे एरिया। अंडरस्टूड? तो इस तरह से हम सभी का एरिया कलेक्ट करते हैं। ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल्स हम इक्यूमुलेट करते हैं, इनकी एडिशन करते हैं, मतलब मिलता है हमें इंटीग्रेशन। इस प्रोसेस को हम कहते हैं इंटीग्रेशन। ओके, तो इस प्रोसेस के बाद अब मेन पार्ट आता है। अगर ये इंटीग्रेशन है तो फिर हमने डेरिवेटिव के साथ जो रिलेशन सुना है, जैसे कि मैक्सिमम टाइम हमने इंटीग्रेशन का डेफिनेशन सुना है, इंटीग्रेशन इज एन एंटी डेरिवेटिव। ओके, डेरिवेटिव का इनवर्स मतलब इंटीग्रेशन। तो वो रिलेशन कहां से आया है, तो उस रिलेशन के बारे में भी हम यहाँ पे अब डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन में क्या रिलेशन होता है। ओके, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और जो हम फॉर्मूलेज यूज करते हैं ये किस तरह से यूज करते हैं। ओके, तो अब देखते हैं हम रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। ओके, तो अब हम देखेंगे इंटीग्रेशन एज एन एंटी डेरिवेटिव। तो इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में रिलेशन क्या है। अगर हम अभी हमने देखा है कि एरिया फाइंड आउट करना है इस कर्व के अंडर, मतलब हमने इन सभी रेक्टेंगल्स की एरिया की सम कर ली है, मतलब हमें जो एरिया मिल रहा है वो मिल रहा है एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स, राइट। और हम अगर इस एरिया के साथ डेरिवेटिव का रिलेशन देखें, मतलब ये क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक रिलेशन आ रहा है कि अगर हम ये जो एरिया हमें फाइंड आउट करना है, इस एरिया का अगर हम डेरिवेटिव ले लें तो हमें ये फंक्शन एफ ऑफ एक्स मिलता है। ओके, मतलब ये क्या है कि अगर लिमिट और डेरिवेटिव का कंसेप्ट यहाँ पे यूज कर ले तो इंटीग्रेशन का कंसेप्ट आपका इजी हो जाएगा। मतलब ये अगर हम इस एरिया को डिफरेंशिएट कर दे, ओके, मतलब ये हम अगर एरिया का डेरिवेटिव ले ले विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, मतलब वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। अगर हमने डेरिवेटिव का कंसेप्ट पढ़ा होगा तो उसमें कहा है कि वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स। ओके, जो एरिया है ये स्मॉल चेंज इन एक्स के लिए कितना चेंज हो रहा है, मतलब रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, डीए बाई डी एक्स। अगर हम देखेंगे एरिया का डेरिवेटिव तो यहाँ पे क्या होता है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, जो आपका एरिया है दैट इज डेल्टा ए अपॉन डेल्टा एक्स मींस चेंज इन एरिया अपॉन चेंज इन एक्स। तो एरिया जो है ये एरिया किस तरह से मिल रहा है आपको, तो हम एरिया फाइंड आउट कर रहे हैं दैट इज चेंज इन एरिया। इट मींस एफ ऑफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स अपॉन डेल्टा एक्स, इस तरह से होता है। और हमने कहा है कि लिमिट डेल्टा एक्स टेंस टू 0 फॉर वेरी स्मॉल चेंज इन एक्स, तो यहां पे हमें मिल जाता है ये एफ ऑफ एक्स। अंडरस्टूड? मतलब ये हम इस एरिया को डिफरेंशिएट कर दे विद रिस्पेक्ट टू एक्स तो हमें वही फंक्शन वापस मिल रहा है जिस फंक्शन का हमें इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है।
मतलब ही क्या है कि अगर हमें एफ ऑफ एक्स, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का अगर इंटीग्रेशन फाइंड आउट करना है तो एक ऐसा फंक्शन कैपिटल एफ ऑफ एक्स फाइंड कर लो कि जिसका डेरिवेटिव आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिल जाए। मतलब ही क्या होगा, स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन कैपिटल एफ ऑफ एक्स होगा। यहां पे रिलेशन होता है कि जो एरिया आपको फाइंड आउट करना है तो एक ऐसा फंक्शन फाइंड करो कि जिसका डेरिवेटिव लेने के बाद आपको स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिल जाए। मतलब ही वो फंक्शन स्मॉल एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल, एक समझने के लिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं कि कोई कैपिटल एफ ऑफ एक्स हमने फाइंड कर लिया है जो कि एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी, ये है आपका फंक्शन। ओके, अब ये फंक्शन है कैपिटल एफ ऑफ एक्स। अब हम इसको डिफरेंशिएट कर दे तो हमें क्या मिलेगा, अगर हमने इस फंक्शन का डेरिवेटिव ले लिया एफ डैश ऑफ एक्स तो इसका डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, डेरिवेटिव आ जाएगा एन प्लस वन इंटू एक्स रेस टू एन प्लस वन माइनस वन। ओके, और ये अपॉन में एन प्लस वन एज इट इज। ओके, सो एन प्लस वन एंड एन प्लस वन गेट कैंसल, प्लस वन माइनस वन गेट कैंसल मीन्स एक्स रेस टू एन, तो यहां पे मिल जाता है हमें एक्स रेस टू एन। मतलब ही क्या है, तो इस फंक्शन का डेरिवेटिव अगर हमें एक्स रेस टू एन मिल रहा है तो इसका मतलब हमें इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx is equals to x raised to n plus 1 upon n plus 1 plus c मिल रहा है। ओके, समझ में आ रहा है। मतलब ही क्या है कि एक ऐसा फंक्शन फाइंड आउट करो जिसका डेरिवेटिव f ऑफ x हो। मतलब इस f ऑफ x का इंटीग्रेशन ये कैपिटल f ऑफ x होता है। मतलब यहाँ पे हमने फाइंड आउट कर लिया इंटीग्रेशन ऑफ x raised to n dx is equals to x raised to n plus 1 upon n plus 1 प्लस सी, प्लस सी तो यहाँ पे कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आता है, इसके भी बारे में हम देखेंगे कि प्लस सी क्यों आता है। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से अगर हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है उस एरिया का हम डेरिवेटिव ले और हमें अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिले तो हम कह सकते हैं उस फंक्शन को इंटीग्रेशन ऑफ दिस गिवन फंक्शन। मतलब ही क्या है कि फिर से एक बार यहाँ पे देख लो, हमें फाइंड करना है एरिया, हमें फाइंड करना है इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन फाइंड करना है मतलब एरिया फाइंड करना है। और हमें जो एरिया फाइंड आउट करना है ये इस प्रोसेस से ना करते हुए अगर हम डेरिवेटिव के प्रोसेस से करें और एक ऐसा फंक्शन फाइंड कर ले कि जिसका डेरिवेटिव ये स्मॉल एफ ऑफ एक्स आ जाए। मतलब ऐसा एक फंक्शन जो कि एरिया होगा उसका डेरिवेटिव अगर हम ले और वो अगर स्मॉल एफ ऑफ एक्स मिलता है तो वो फंक्शन इस एफ ऑफ एक्स का इंटीग्रेशन होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे एक एग्जाम्पल से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की। तो यहाँ पे आपको समझ में आ गया होगा कि इंटीग्रेशन और डेरिवेटिव में क्या रिलेशन है। ओके, सो यहां से कहा जाता है कि इंटीग्रेशन इज एन एंटी डेरिवेटिव। ओके, तो ये प्रोसेस है, अगर इसका डेरिवेटिव ले तो आपको इंटीग्रेशन, मतलब ये अगर जो एफ ऑफ एक्स है इस एफ ऑफ एक्स का हमने डिफरेंशिएट कर लिया, डेरिवेटिव ले लिया तो हमें एक्स रेस टू एन मिल रहा है। मतलब एक्स रेस टू एन का इंटीग्रेशन कर लिया तो हमें एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस सी मिलेगा। ओके, तो ये है आपका रिलेशन बिटवीन डेरिवेटिव एंड इंटीग्रेशन। अंडरस्टूड। तो यहां से हमें कंसेप्ट जो है इंटीग्रेशन का क्लियर होता है। और जो हम इंटीग्रेशन की बात कर रहे हैं और जो फॉर्मूलीज है, जैसे कि हमने यहाँ पे कहा कि ऐसा एक फंक्शन फाइंड करो कि जिसका डेरिवेटिव आपको एफ ऑफ एक्स मिले, तो ऐसे बहुत से साइंटिस्ट होके गए, मैथमेटिशियन होके गए कि उन्होंने ऑलरेडी इस पे रिसर्च करके कुछ स्टैंडर्ड फॉर्मूलीज हमारे लिए डिराइव करके रखा है। जो हम फॉर्मूलीज यूज करते हैं इंटीग्रेशन में, इंटीग्रेशन ऑफ e टू एक्स sin x cos x dx, ये सब कुछ जो है ऑलरेडी ये सभी प्रोसेस से फॉर्मूलीज डिराइव करके रख दिए, हम बस वही यूज करते हैं मैथ्स में इंटीग्रेशन को सॉल्व करने के लिए। ओके, और एक बात जो हम कहते हैं कि चलो सर फॉर्मूला तो हमने देख लिया है, इंटीग्रेशन मींस एरिया अंडर द कर्व भी समझ में आ गया है, लेकिन जब हम इंटीग्रेशन फाइंड करते हैं और इंटीग्रेशन कहा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ sin x इज इक्वल्स टू cos x, ओके, माइनस cos x जो भी है, तो ये जो इंटीग्रेशन है और इससे एरिया कैसे फाइंड आउट होता है, तो एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये इंटीग्रेशन के सभी फॉर्मूलीज जनरलाइज फॉर्मूलीज है। और हमें अगर इंटीग्रेशन में एरिया फाइंड आउट करना है तो हमें कंसेप्ट लेना होता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल का। जब तक हम लिमिट्स नहीं देते तब तक हमें एग्जैक्ट एरिया नहीं मिलता। जब हम किसी रीजन को बाउंडेड करते हैं बिटवीन द लिमिट तब हमें एग्जैक्ट एरिया मिलता है जो कि नंबर में फॉर्म होता है, स्क्वायर मीटर, स्क्वायर फुट, जो कुछ आप लेना चाहते हो वो तब मिलेगा जब आप इसमें लिमिट्स पुट करोगे और ये कंसेप्ट आता है आपका डेफिनेट इंटीग्रल का। लेकिन जो इंटीग्रेशन में पढ़ रहे हैं हम, ये जो इंटीग्रल है ये हम इनडेफिनेट इंटीग्रल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पे आपको जनरल फॉर्मूलीज मिलेगी जो कि ऑलरेडी एंटी डेरिवेटिव से
डिराइव किए, तो हम इसे कह सकते हैं आपके एंटी डेरिवेटिव्स। ओके, एग्जैक्ट एरिया फाइंड आउट करने के लिए हमें कंसेप्ट देखना होगा आपका डेफिनेट इंटीग्रल का। तो आई होप कि आपको इंटीग्रेशन से रिलेटेड ये सभी बातें समझ में आई होगी और आपका कंसेप्ट इंटीग्रेशन से रिलेटेड क्लियर हुआ होगा। फिर भी अगर कुछ आपको डाउट्स है, क्वेरीज है, तो आप कमेंट कर सकते हो, पूछ सकते हो, मैं आपके जरूर कमेंट्स पे रिप्लाई करूंगा, आपके क्वेरीज दूर करने की कोशिश करूंगा। ओके, तो आज यहीं पे नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलते हैं। थैंक यू।